गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 15 नवंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट। कहाँ पे किया है इन्होंने? पंजाब में इसका उद्घाटन किया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। कैंसर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना है आपका? मोहाली में, पंजाब में बना है। तुकाराम महाराज का टेम्पल कहाँ पे बना है आपका? पुणे में बना है। जीएसटी एंड कस्टम्स म्यूजियम कहाँ बना है? पणजी में बना है। जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ बना है आपका? मुंबई में बना है। वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बना है आपका? गुरुग्राम में बना हुआ है। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ बना है आपका? पुणे में बना है। और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ बना है आपका? गांधीनगर में बना है। चलिए आपका सवाल है, बताइए गांधीनगर कौन से स्टेट में है? गांधीनगर कौन से स्टेट में है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से आयु वृद्धि वाला देश बन गया है? कौन सा बन गया है? पोर्चुगल देश बन गया। यहाँ पे लोगों की एज ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि वहां पे देखिए, वहां पे जो 0 से 14 साल के क्या है, बच्चे हैं। और जो 15 से 64 साल के लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रोडक्टिव यूथ बोला जाता है। और 65 के ऊपर जो रहते हैं उनको सीनियर सिटीजन बोला जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर पोर्चुगल में क्या हुआ है। ओल्ड एज पर्सन, ओके, जो 186 होते हैं एज पर 100 यूथ, मतलब 186 लोग के ऊपर 100 जवान लोग हैं। अब देखो यहाँ पर, अभी आप सबको मालूम है कि इंडिया को यूथ का देश बोला जाता है बिकॉज इट्स पॉपुलेशन। तो इंडिया में 15 से लेके 64 साल तक के लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इंडिया को सबसे ज्यादा यूथ वाला देश माना जाता है। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर का आपका ब्रुसेल्स में है। और वो कौन से देश में आपका? बेल्जियम में है। इसके मेंबर कितने देश है? 27 कंट्रीज के मेंबर है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उर्सुला वेंडर लेमन। ओके, और ये कहां से आपकी? जर्मनी से बिलोंग करती है। चलिए अगर थोड़ा हिस्ट्री का बैकग्राउंड देखा जाए तो जो पहला ब्रिटिश व्यापारी पानी के रास्ते से भारत में आया था, तो वो कहाँ का था? वो आपका पोर्चुगल का रहने वाला था। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ। जैसे देखिए, आप सबको मालूम है कि ये अपना इंडिया है। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नक्शा बनाने का ट्राई करता हूँ। नहीं बन रहा, वेट। ठीक है, मान लो ये अपना इंडिया है। ओके, और यहाँ पे पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो लोग विदेश से आए थे, जो लोग विदेश से आए थे वो लोग पानी के रास्ते से आए थे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि उनको पानी का रास्ता खोजने की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, कि उनको पानी के रास्ते से आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस टाइम पे जमीनी मार्ग भी थे। ओके, लेकिन जमीन का मार्ग होते हुए भी उन्होंने पानी का रास्ता क्यों अपनाया? क्या पहले के टाइम पे विदेशों से भारत का व्यापार नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन जब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पानी का रास्ता चूज किया। ऐसा रास्ता क्यों चूज किया? क्योंकि इंडिया के यहां पर एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम तक पुस्तुन पुस्तुन तो नहीं उसका नाम था। ओके, जो कि इंडिया के बॉर्डर में नहीं आता, लेकिन एक बोल सकते हो जो कि एक गेट की तरह काम करता है। किसकी तरह? एक गेट की तरह काम करता है। वो गेट कैसा था? वो ऐसा गेट था कि जो विदेशियों को भारत में आने के लिए एंट्री देता था। ओके, वो विदेशी व्यापारी को भारत में आने के लिए एंट्री देता था। लेकिन जो उस टाइम की मुगल लोग थे, उन्होंने इस गेट के ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस गेट के ऊपर कब्जा कर लिया क्योंकि वो इंडिया जैसा मार्केट खुद अपने लिए रखना चाहते थे। इसलिए जब से इस गेट के ऊपर कब्जा हुआ, जो विदेशी व्यापारी थे उनको बड़ा मार्केट मिल नहीं रहा था। जैसे देखो, अगर मैं एक बात बोलूं, मान लो रशिया ने कोई चीज बनाई और उसको रशिया में ही बेच दी, मतलब रशिया का पैसा रशिया को ही वापस मिलेगा। क्या मतलब है? अपने ही देश में बनाओ, अपने ही देश में बेचो। बड़े लेवल पे ये मतलब कि
परफॉर्म नहीं होता है। अगर हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमको दूसरे मार्केट में एंटर करना ही पड़ता है। मतलब कि अगर जो मुंबई का व्यापारी है, अगर वो दूसरे शहर में जाके, मतलब वो अगर गुजरात जैसे शहर में जाकर अपना सामान नहीं सेल कर पा रहा है तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक हम लोग एक माल दूसरे जगह पे नहीं बेचते हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो इसके लिए उनको मार्केट चाहिए था, तो मार्केट का रास्ता कहां से खोजा वो लोग ने? पानी के रास्ते से खोजा। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अंग्रेजों के मन में ये कहां से आया कि भारत को अब हमें अपना गुलाम बनाना चाहिए, मतलब अब हमें भारत पे राज करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे भारत में बहुत सारे राजा भी थे, उनकी सेना भी थी, फिर भी उनके दिमाग में ये चीज कहां से आई कि अब भारत को हम लोग, या भारत पर हमको राज करना चाहिए? क्योंकि वो भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार से राजा बनने तक का जो सफर है उसकी स्टोरी क्या है, अगर वो आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगा कि जो इंग्लैंड वासी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके माइंड में ये कहां से आया कि अब भारत के ऊपर हमको राज करना चाहिए, जिससे उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो। और इसमें एक अहम रोल है अमेरिका का। ओके, अमेरिका की वजह से ब्रिटिशर्स के मन में आया कि उनको भारत पे कब्जा करना चाहिए। तो अमेरिका ने ऐसा क्या काम किया था? ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके पीछे की पूरी एक स्टोरी आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। पोर्चुगल की राजधानी क्या है? लिस्बन है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। यहाँ के पीएम को है एंटोनियो कोस्टा। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा इसको जूम किया जाए। चलिए सवाल देखिए, which state has recently set up anti-narcotics task force to check illicit liquor and drug trade? हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया? किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो कि बहुत सारे शहरों में एटीएस के नाम से पहचानी जाती है, बट अभी एएनटीएफ के नाम से भी एक फोर्स होगी जिसका गठन यूपी ने किया है। नार्कोस ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था? एक बार रेलवे के द्वारा चलाया गया था। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसके हेड कौन है? सत्यनारायण प्रधान है। ओके, एनसीबी ने नशीली दवाइयों के खिलाफ का जो अभियान है उसका नाम क्या है? डार्काथॉन। ओके, क्या नाम है उसका? डार्काथॉन है। आप सबको पता है कि बिहार में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है, फिर भी इलीगल रूप में आज भी वहां पे शराब सेल की जाती है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि देश के लेवल पर, मतलब कि देश में अपने गांजा एक ड्रग्स है, मतलब कि जिसको सिगरेट के रूप में पिया जाता है। गांजा भी अपने कंट्री में बैन है, फिर भी आज भी बहुत सारे शहरों में गांजा सप्लाई होता है। ओके, अगर आपको आपके आसपास कहीं भी दिखाई देता है तो प्लीज कंप्लेन। चलिए देखिए यहाँ पर, विच स्टेट्स फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड मोटर मार्केट इनॉग्रेट्स रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य किया गया है? राजस्थान के राज्य का किया गया है। फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड मोटर मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ मोटर गाड़ियां होंगी। जैसे आपका सब्जी मार्केट होता है, फलों का मार्केट होता है, वैसे ही अब आज से आपका मोटर मार्केट भी होगा। ओके, चलिए काव डंग टू बायोगैस। काव डंग, जैसे कि आप सबको पता है कि गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है, तो ये भी स्कीम आपकी कहां पे चालू है? राजस्थान में चालू है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड वाटर वीक 2022 हैज ऑब्जर्व्ड ऑन विच वीक इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022? विश्व जल सप्ताह अगस्त 2022 के किस सप्ताह में मनाया गया है? किस सप्ताह में मनाया गया है? 23 अगस्त टू 1 सितंबर में मनाया गया है। ओके, जबकि ये न्यूज बहुत ही जूना है। ओके, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर वीक डे 23 अगस्त से 1 सितंबर को मनाया गया है। 26 अगस्त को वुमेन इक्वेलिटी डे मनाया जाता है। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे और चैरिटी डे मनाया जाता है।
5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे और डॉल्फिन डे मनाया जाता है, और 5 नवंबर को सुनामी अवेयरनेस डे, और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। आपके लिए होमवर्क है, बताइए आज कौन सा डे है। ओके, देखो आंसर अगर नहीं पता हो तो चुपचाप गूगल कर लिया करो, कम से कम अपने नोट्स में लिख लिया करो। ओके, जो भी मैं सवाल आपसे यहाँ पे पूछता हूँ। वुमेन्स इक्वेलिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। महिला समानता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है, अभी देखा हमने ऊपर। ओके, चलिए। Which state government has signed a pact with the British High Commission to provide scholarships 2022? किस राज्य सरकार ने 2022 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ब्रिटिश उच्च आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य के साथ किया है? झारखंड राज्य के साथ में किया है। ओके, भारतीय राजदूत मतलब इंडियन एम्बेसडर ब्रिटेन में कौन है आपके? विक्रम दोराई स्वामी जी है। और जो ब्रिटिश अम्बेसडर है वो इंडिया में कौन है? अलेक्जेंडर एलिस। ओके, ब्रिटेन जो है वो इंडिया के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देगा। कितने स्टूडेंट्स को देगा? 75 को देगा। और वहां के पीएम का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन, जिन्होंने अभी अभी रिजाइन किया हुआ है। चलिए, इन विच सिटी फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडिया क्लीन एयर समिट ICAS हैज बीन हेल्ड? कहां पे हुआ था ये? बेंगलुरु में हुआ था। चलिए बताइए यहाँ के नए पीएम का नाम क्या है, क्योंकि ये तो रिजाइन कर चुके, तो नए पीएम का नाम क्या है? ये बहुत न्यूज में रहे थे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां। Which country will host diplomats of the 15th Nations UN Security Council in October 2022 for a special meeting on counter terrorism? ये ओल्ड न्यूज है। ओके, कौन सा देश आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करे? कौन सा देश करने वाला है? इंडिया करने वाला है। ओके, ये ओल्ड न्यूज है बट मैंने लास्ट टाइम इसको कवर नहीं किया था। ओके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से भारत 20 सदस्य है। ओके, यूएन एंटी टेररिज्म कमेटी का हेड कौन है इस साल? इंडिया है। काउंटर टेररिज्म की मीटिंग 2022 में कहां पे हुई थी? आपकी न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी। यूएनएससी के चेयरमैन का नाम क्या है? मंथवाइस। और 2021 में यहाँ पे क्या था? इंडिया यूएनएससी का चेयरमैन बना था। कब से? 2021 में, और अभी दिसंबर 2022 में फिर से चेयरमैन बनेगा। चलिए, देखिए इसमें क्या होता है मालूम है? इसमें ना कोई भी एक देश हेड बनता है एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए, मतलब 1 साल के लिए। मतलब कि वहां पे क्या होता है? एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। तो अभी इंडिया की बारी है। ओके, चलिए। Ministry of Social Justice and Empowerment will provide how many fund to insurance cover per transgender beneficiary per annum? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रतिवर्ष प्रति ट्रांसजेंडर लाभार्थी को बीमा सुरक्षा देने के लिए कितना धन प्रदान करेगा? कितना धन प्रदान करेगा? 5 लाख का धन प्रदान करेगा। ट्रांसजेंडर मानने मतलब क्या होता है? जो नहीं मेल होते हैं और जो नहीं फीमेल होते हैं। ओके, चलिए। National Conference of Labour Minister of all states and union territories has been organized in which state? किस राज्य में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया है। ओके बच्चों, तो आज पे हमारा जितने क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 के इंपॉर्टेंट 3 करंट अफेयर्स बताइए तो उसका आंसर क्या होगा? जबकि ये इंटरव्यू का पूछा हुआ सवाल है यूपीएससी के। सबसे पहला करंट अफेयर जो मेरे हिसाब से है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, जो हिस्ट्री में जरूर जाएगा। दूसरा, सॉरी, पिछले 2 सालों का। ओके, पिछले 2 सालों का। दूसरा है कोविड का पेंडेमिक, जो भी हिस्ट्री में दर्ज होगा। ओके, और तीसरा है आपका 5G का जनरेशन चेंज नेटवर्क में। ओके, ये 3 चीजें आपके हिस्ट्री में जरूर जाएंगी और ये तीनों पिछले
2-3 सालों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रह चुके हैं। देखो, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग रशिया यूक्रेन वॉर का पूरा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो एक इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इंडिया किसकी मदद करेगा, रशिया की मदद करेगा या फिर यूक्रेन की मदद करेगा। जैसे मान लो कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में आगे जाके फिर से वॉर होता है और उन लोगों को अगर फोर्स की जरूरत पड़ती है और रशिया और यूक्रेन दोनों ने इंडिया से मदद मांगी है, तो एज अ डिप्लोमेट आपका आंसर क्या होगा, इंडिया किसकी मदद करेगा, क्योंकि उसके दोनों से रिलेशन अगर अच्छे हैं तो वहां पे एक लॉजिकल आंसर देना होगा कि इंडिया रशिया की मदद करेगा या फिर यूक्रेन की मदद करेगा वहां पे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते होगे। चलिए, क्योंकि अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने जाते हो, देखो 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो रियल लाइफ से जोड़ के अच्छे से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले तो आपका आता है पॉलिटिक्स। ओके, दूसरा आपका आता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद में आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप लोग हिस्ट्री को भी एकदम अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ते हो तो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशन, कि हम लोग हमारा किस देश के साथ में रिलेशन कैसा है, आगे आने वाले टाइम पे हमको अपने पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए कि हमारा रिलेशन और भी अच्छा हो। और जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि इसके लिए एक लॉजिकल बुद्धि चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप लोग कोई जाके अगर डिप्लोमेट या आईएएस आईपीएस बनते हैं तो आप लोग एक डिप्लोमेट का रोल भी निभाओगे, तो वहां पे आपको फैसला लेना पड़ेगा, जैसे कि आज जयशंकर साहब लेते हैं। ओके, और रही बात हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, अगर आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो उस टाइम के लोगों के हिसाब से, अगर आप लोग सोच पा रहे हो तो हिस्ट्री इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट। हिस्ट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस चीजों को याद नहीं करना, आपको चीजों को समझना है। हिस्ट्री के उस टाइम को ना मेमोराइज कीजिए, उसको पिक्चर को देखिए। ओके, चलिए। ओके बच्चों, तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ना है तो आप लोग मुझको बोल सकते हो, उसका एक डेमो सेशन वगैरह यूट्यूब पे आपके लिए रखा जाएगा और पूरा का पूरा कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे होगा। और हमारे एप्लीकेशन का नाम है माय बुकलो। प्ले स्टोर से अभी जाओ और इसको डाउनलोड कर लो, और वहां पे मेरी जो प्रोफाइल है अंकुश मिश्रा मैथ्स के नाम से, आप उसको ही फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।